हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। आप पुराने सेशंस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पुराने सेशंस देख सकते हैं। जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो सभी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। आपको अपने साथ एक फोन रखना है जिस पर आप टाइमर चला के रखेंगे, डिसाइड करेंगे कि ये सवाल अगर हमें एग्जाम में मिलता तो हम इस सवाल को करते या रहने देते। चलिए तो मैं आशा करता हूं आप सभी ने सवाल ट्राई किया होगा। आ जाइए फटाक से सवाल देख लेते हैं। आसान सा सवाल है। दो सर्कल है, दोनों का रेडियस जो है, त्रिज्या जो है वो समान है। ठीक है, वो एक दूसरे को मिल रहे हैं किसी एक पॉइंट P और Q पर। दो पॉइंट पर मिल रहे हैं। ये पॉइंट अगर P है और ये पॉइंट अगर Q है, तो बताइए लेंथ क्या होगी कॉमन। और उसका दे रखा है जो कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ है वो 30 है। तो कॉमन कॉर्ड क्या होगा, ये कॉमन कॉर्ड हो गया। ठीक है, इसकी लेंथ 30 है और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स इज 40, और दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी है, 40 है। तो बताइए इनका रेडियस क्या होगा। तो आप ये बात बखूबी जानते होंगे कि अगर दो सर्कल्स मिल रहे हैं जिनका रेडियस बराबर है, यानी कि मैं कह रहा हूं ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर है, ये कॉमन कॉर्ड हो गई, तो हमेशा ये वाला डिस्टेंस, ये दूरी हमेशा इसके बराबर होती है। कैसे, ये जो दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, येलो कलर के, ग्रीन कलर के, जो भी दिख रहा हो आपको, ये दोनों बिल्कुल सेम है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है। क्यों, ये वाली साइड इसके बराबर, दोनों रेडियस बराबर कह रखा है, ये कॉमन कॉर्ड है, यानी इसकी लंबाई दूसरे में भी इस ट्राइंगल की लंबाई के बराबर हो जाएगा। ये एंगल 90 डिग्री है, दो साइड सेम हो गई, एक एंगल सेम हो गया, यानी ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सेम होंगे। इसका मतलब ये लंबाई इसके बराबर, यानी ये जो उसने दे रखा था कि ये दूरी 40 है, वो 40 में से ये कितना हो गया, 20। ये लेंथ हो गई हमारी 20। ये पूरा कॉमन कॉर्ड कितना था, कॉमन कॉर्ड 30 था, उसमें से ये कितना होगा, ये 15 होगा। परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट कर देगा, ये दूरी हो गई हमारी 15। तो क्या आप मुझे ये दूरी नहीं बता सकते, यही तो रेडियस है और दोनों का रेडियस बराबर है। तो मैंने 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 4 बार, 5 से कटेगा 5 बार, किससे कटेगा, 5 से। तो 5 5 25, 25 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है। चलिए भाई इस सवाल को देखते हैं। वीडियो को पॉज करके सवाल को ट्राई करिए। देखिए क्या कह रहा है सवाल। ट्राइंगल पी क्यू आर है एक। चलिए मैंने बना लिया एक ट्राइंगल पी क्यू आर। इस ट्राइंगल में क्या कह रहा है कि एक एंगल आर है जिसकी वैल्यू 54 डिग्री है, यानी ये एंगल हो गया हमारा 54 डिग्री। आगे कह रहा है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि ये जो साइड किसकी, पी क्यू का ना, ये जो साइड पी क्यू है इसका मैं मिड पॉइंट ले लेता हूं। मान लो ये हो गया इसका मिड पॉइंट। अब इस पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, मतलब 90 भी है और इस साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी सम, यहाँ पर हिंदी में बात करें तो लंब द्विभाजक। क्लियर है। तो ये पी क्यू पर किस पर है, किस पॉइंट पर है, पी क्यू पर एस पर है, और क्यू आर को मिल रहा है टी पर। ठीक है, आगे कह रहा है इफ एंगल टीपीआर, अगर एंगल टीपीआर की वैल्यू 46 है। अब टीपीआर बनाओ, टीपीआर इसकी वैल्यू 46 है ये पूरी। तो हमें बताना क्या है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी पी क्यू आर, ये एंगल बता देना, ये एंगल कितना होगा। अब देखिए ये 46 है, ये 54 है, तो यानी ये वाला जो है ये इसका एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। यहां तक तो सबसे पहले हम पहुंच गए। तो 50 40 90 और 10 100, ये एंगल 100 डिग्री हो गया। किसी को इसमें कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है। अब एक बात समझिए, यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी को आपको देखना है। क्या, मान लो मैंने ये लाइन सेगमेंट बनाई, ठीक है, इसका मुझे इसकी लेंथ मान लो x है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके मिड पॉइंट पर यानी इसके मध्य बिंदु पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये लाइन क्या होगी, ये सेम यही लाइन होगी, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। ठीक है, लंब समद्विभाजक। क्लियर। अब इसमें प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, आप ये खुद बात को समझिए। अगर मैंने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो अब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर होंगे, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगी, लेंथ बराबर होंगी। ये वाली लंबाई इसके बराबर होगी। इसी तरीके से मैंने यहाँ से इसको जोड़ा, यहाँ से इसको जोड़ा, तो ये वाली लंबाई जो है इस लंबाई के बराबर होगा। इस लाइन पर ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे सारे इन दोनों से बराबर दूरी पर होंगे, यानी ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इसका मतलब अगर आप इस ट्राइंगल पी टी क्यू पे फोकस करेंगे, पी टी क्यू पे फोकस करेंगे, तो ये वाली साइड जो है आप समझ जाएंगे कि इसके बराबर है। हाँ या ना भाई, ये वाला एंगल जो है
ये वाली साइड बराबर थी दोनों में, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये वाली साइड जो है इसके बराबर आ गई। तो ये जो दोनों साइड हैं अगर ये दोनों बराबर आ गई तो इनके अपोजिट के जो एंगल होंगे यानी एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस हो जाएगा। ये पूरे ट्राइंगल में ये एंगल ऑलरेडी 100 दे रखा है, पूरा 180 होता है, यानी ये 40 हो गया आपका, और ये भी कितना हो गया, ये भी 40 हो गया। क्लियर है? ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सेम आ गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, यानी ये साइड इसके बराबर हो गई और काम खत्म। नहीं तो प्रॉपर्टी ये वाली याद रखिए कि अगर कभी, और क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में, हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो मीडियन होता है वही किसका काम करता है, वही हमारा परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर का काम करता है, वही हमारा एंगल बाइसेक्टर का काम करता है। ऑलरेडी ये बात हमने डिस्कस करी हुई है। आगे बढ़ते हैं यार, टेन कॉट ये सब आ रखा है। चलिए देखें यार सवाल को। देखिए जैसे ही मैंने सवाल को देखा तो पहली चीज जो हमारे दिमाग में आ रही है कि यार टेन और कॉट है तो साइन कॉस में सबको चेंज कर लेते हैं। चलिए साइन कॉस में चेंज करूं। पहला तरीका तो क्या, मैं साइन कॉस में कर दूं। दूसरी तरफ मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि यार क्या ये सवाल वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। तो देखो थीटा की वैल्यू 45 तो पुट नहीं कर सकते, सभी 10 कॉट में है और सब 45 पे 1 हो जाएंगे, तो नहीं, छोड़ो 30 60 ही पुट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार 0 पर जो है हमारा 10 0 हो जाएगा, यानी कि कॉट अनडिफाइंड हो जाएगा, और 90 पे जो है 10 अनडिफाइंड हो जाएगा या नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हमारे पास जो ऑप्शंस रहेंगे वैल्यू पुटिंग के वो 45 60 रहेंगे, या मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं। दोनों में से एक चीज, दोनों देख लेते हैं एक बारी। कुछ नहीं है, कैसे जो कह रहा है करते जाओ। कॉट थीटा का मतलब क्या हो गया, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, प्लस टेन बी का मतलब हो गया साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस बी, डिवाइडेड बाई कॉट बी का मतलब क्या हो गया, कॉट बी का मतलब कॉस बी अपॉन में साइन बी, प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। आपने एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका साइन ए कॉस बी, और ऊपर आ गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, शॉर्ट में लिखना है हमें। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका, अच्छा ये कॉस ए है, नीचे आ जाएगा आपका एलसीएम लेने पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन बी कॉस ए। तो आप ये देख रहे हैं कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ये पूरा तो कट गया। ये 1 अपॉन साइन ए कॉस बी है, ये 1 अपॉन दिस है, तो ये वाली चीज ऊपर पहुंच जाएगी, यानी ये आ जाएगा हमारा साइन बी कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस बी। ए वाले टर्म को ए वाले टर्म के साथ में लिखूंगा तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, और साइन बी अपॉन कॉस बी 10 बी हो जाएगा। अब ये ऑप्शन देखना पड़ेगा, वेयर इज दिस ऑप्शन, कॉट ए 10 बी, कॉट ए 10 बी, यानी ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि यार मैं यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करना चाह रहा हूँ, तो हमने क्या बात करी, 30 और 60 डाल दो, तो कॉट 30 कितना हो गया, √30, 10 60 कितना हो गया, √3। इस तरीके से ये हो जाएगा अपना 60, तो हमारा कॉट 60 हो गया 1/√3 और 10 30 हो गया 1/√3। ऐड कर देते हैं तो ये हो गया आपका 2/2√3 हो गया, और ये हो गया 1/√3 2/√3। तो इस 2 से तो ये 2 गया, 1/√3 ऊपर पहुंच गए, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। ये आंसर आना चाहिए 3 बेसिकली √3 इंटू में √3 होगा। अब देखना जरा, 10 60 हो जाएगा √3 और कॉट 30 हो जाएगा आपका √3। यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा 10 30, ये 1/√3 हो गया, ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर 10 30 1/√3 नहीं होगा, कॉट ए कॉट भी यानी कि √3 इंटू में 1/√3, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। देखो मेन बात क्या होगी ना, एग्जाम में आपके दिमाग में 2 चीज आएंगी, वैल्यू पुट या ट्रेडिशनल। जिस भी तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे उसी तरीके से बढ़ते जाओ, पेशेंस के साथ आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से डिसाइड करना कि क्या करना है। कई बारी क्या होगा, ट्रेडिशनल तरीका ज़्यादा टाइम लेगा, अधिकतर केसेस में ट्रेडिशनल तरीका ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने पूरी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज देखी होगी तो आप समझ गए होंगे कि यार ट्रेडिशनल कहाँ लगाना है। सवाल में खुद दिखेगा, आइडेंटिटी दिख जाएगी, कोई फॉर्मूला दिख जाएगा, कोई कंसेप्ट दिख जाएगा, तो ट्रेडिशनल, अदरवाइज वैल्यू पुटिंग। आ जाइए, अब जैसे ये सवाल है, अब बताओ यहाँ कैसे करें। कह रहे 1 अपॉन में कोसेक ए प्लस कॉट ए की होल पावर 2 इसका स्क्वायर, बताइए वो क्या होगा। फिर वही 2 चीजें आ रही हैं दिमाग में, या तो मैं वैल्यू पुटिंग कर लूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको सॉल्व कर जाऊं। फटाफट से अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं वही साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 1 अपॉन में कॉस थीटा मतलब 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा का मतलब हो गया कॉस अपॉन में साइन, सब कुछ एक ही फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ऊपर पहुंच जाएगा तो ये आ गया साइन अपॉन में 1 प्लस कॉस, स्क्वायर कर दिया ये,
और ये हो गया इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें आइडेंटिटी लगानी ही पड़ जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर। थोड़ा सा देखना पड़ रहा है इसमें। ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस इंटू में 1 माइनस कॉस, ये क्या हो गया आपका 1 प्लस कॉस इंटू में 1 माइनस कॉस, और नीचे हो गया आपका 1 प्लस कॉस 2 बार, है ना, स्क्वायर है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर इससे ये कट गया, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ा और ये हमारा आंसर हो गया ये। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करता तो क्या मैं यहाँ पे सबसे पहले 10 कॉट सब कुछ दिख रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं 45 डाल दूँ। 45 पर कोई ऑप्शन मुझे ज़्यादा सेम होते हुए दिख नहीं रहे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 45 डालें तो 1 अपॉन में कोसेक 45 का मतलब √2 हो गया, और इसका मतलब 1 हो गया, और इस पूरे का क्या है स्क्वायर। सबसे पहले इसको रैशनलाइज किया ही होगा, तो ये ऊपर जाएगा √2 माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे 1 रह जाएगा। √2 माइनस 1 का स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो √2 माइनस 1, या तो इसका स्क्वायर लिख दो सीधे, या फिर ये लिख दो, ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 माइनस में 2√2। अब ये देखते हैं कहाँ से आंसर आ रहा है। सेक 45 सीधे √2 प्लस 1, ये तो हो नहीं सकता, इसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन √2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन √2। तो कितना हो जाएगा √2 माइनस 1, और नीचे हो जाएगा √2 प्लस 1, ठीक है। √2 से √2 कट जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ऊपर नीचे √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे तो 1 बन जाएगा, और फिर ये देखो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर जो यहाँ बन रहा था सेम यही बनेगा, यानी यही आंसर होगा। अगर आप आगे देखोगे भी तो 1 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस √2 यहाँ पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 माइनस में √2 डिवाइड बाई 1 प्लस √2। यहाँ पर तो 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे जो है हमारा माइनस का 1 बच रहा है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ पे इसे 1 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 माइनस में 2√2, और नीचे आएगा आपका a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2, तो माइनस का 1 आ जाएगा जो कि इससे डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो गया, आप कैसे भी जा सकते हैं, आंसर आपका b ही आएगा। क्लियर। डिसाइड करना है कैसे करना है, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट, अच्छा आज ट्रिगो के ही 3-4 सवाल आ गए। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर हम 2-4 मिनट का डिस्कशन करेंगे। क्या देखिए, कई बार जब हम ऐसा सवाल देखते हैं तो यहाँ पर 2 चीजें मेरे दिमाग में आएंगी। वैल्यू पुटिंग यहाँ पर कई बार आराम से समझना, इस एक सवाल को अगर आगे आया तो ये आपका काफी टाइम सेव कर सकता है, काफी टाइम। देखो ये सवाल सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके से होता है, या तो मैं वैल्यू पुटिंग करूं या मैं इसको सॉल्व करते जाऊं आइडेंटिटी के साथ। आराम से समझिएगा। देखिए वैल्यू पुटिंग जो है 2 टाइप के केसेस में होती है। पहला, वो कह देता है बताइए, मैंने इसको हटा दिया, मैंने पूछा बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए। इसका मतलब ये थीटा पे डिपेंडेंट ही नहीं है, मैं थीटा की वैल्यू कुछ भी डालूं मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब वो ऐसे देता है ये, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब मैं यहां पर सीधे थीटा नहीं डाल सकता हूं। क्यों नहीं डाल सकता हूं, क्योंकि उसने मुझे यहां पर एक कंडीशन दे रखी है, यहां पर वही थीटा लगेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आराम से समझ रहे हैं। अब फिर से 2 कंडीशन होंगी। क्या, अब 2 कंडीशन क्या होंगी, पहला, मैं यहां पर इसको सॉल्व करने बैठूंगा कैसे, नॉर्मली। मैं इसको जब नॉर्मली सॉल्व करने बैठूंगा तो मेरे पास 2 कंडीशन आएंगी। पहली ये कंडीशन होगी कि थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 ये आ सकती है सॉल्व करके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जब मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हो सकता है कि आ जाए सॉल्व करके कि साइन थीटा बराबर, मान लो सॉल्व करके आ गया साइन थीटा बराबर 1/√2, यानी मैंने समझ गया कि थीटा की वैल्यू 45 है। तो आगे वो मुझे जो भी पूछेगा मैं वहां पे थीटा की वैल्यू 45 डाल दूंगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि मेरे को मिल जाए कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मान लीजिए कह रहा है वो 3/5 है, ये आ गया। तो मुझे नहीं पता कि साइन थीटा की किस वैल्यू पर, थीटा की किस वैल्यू पर ये 3/5 होता है। तो अब उस केस में हम क्या करेंगे, अगर वो मेरे को tan cot sec कुछ भी पूछेगा, मुझे एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। बात क्लियर है। ये 2 बातें हो गई, ये सॉल्विंग पे बात होगी। अब मैं आ जाता हूँ वैल्यू पुटिंग पर। यार वैल्यू पुटिंग तो हमारा तभी काम कर पाएगा अगर इनमें से कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी। पता चला कि सवाल में कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, साइन थीटा की वैल्यू सॉल्व करके अगर 3/5 आ रहा है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, वैल्यू पुटिंग से काम नहीं चलेगा। बट मान लो एग्जाम में हमारे पास टाइम बचा है कम,
40 सेकंड बचे हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे देखूं कि साइन थीटा की मैं थीटा की वैल्यू निकालूं। तब उस केस में 99% हमारा सवाल सही कैसे हो जाएगा, देखिए देखिए। अब उस बात को समझते हैं कि अगर वैल्यू पुटिंग हो रही है, अगर हमारा आंसर इस फॉर्म में आ रहा है, तो हम वो फटाफट से कर सकते हैं। कैसे, उसको देखिएगा आराम से। देखो आप एक बात देख रहे हो, साइन थीटा, यहाँ पर थीटा साइन थीटा लिखा है, उसके ऊपर स्क्वायर वगैरह नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप कॉस के साथ देखो तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। यानी कि यहाँ पर थीटा की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो मुझे साइन थीटा की वैल्यू दे जहां पर रूट आता है। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमें यहाँ पर थीटा की कोई ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी जहां से मुझे रूट मिले। अब थीटा की वैल्यू कौन कौन सी पर हमें पता है, 0, 30, 45, 60 और 90। अगर यहाँ पर साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं होगा, या कभी कभी आप देखो कॉस थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन पूरी इक्वेशन में कहीं पर भी रूट नहीं है, पूरी इक्वेशन में रूट नहीं है का मतलब कॉस थीटा रूट में हो सकता है ताकि स्क्वायर उसको काट दे, लेकिन साइन थीटा रूट में नहीं होना चाहिए। थीटा की वैल्यू आप समझ रहे हो, सीधे सीधे 0 और 90 तो वो देगा नहीं, जनरली 0 90 नहीं देगा कि यार 0 पुट कर दो, यानी ये वैल्यू जो है हाफ हो जाएगी, तो हाफ का स्क्वायर 1/4, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। 0 पर ये सीधे 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 और 90 तो होगा नहीं। बची मेरे पास 3 वैल्यू, यहाँ पर 1/√2 होता है तो ये भी नहीं होगा, साइन 60 √3/2 होता है तो इसमें भी रूट आ गया। यानी कि जहां तक है अगर ये वैल्यू इसमें से कोई निकलने वाली है सॉल्व करके, तो मैं उसे थीटा की वैल्यू 30 मान सकता हूँ। थीटा की वैल्यू 30 पर इसकी वैल्यू निकलनी होगी तो निकलेगी। आप चाहे तो अगर आप चेक करो, cos 30 का मतलब है √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस 1/2, कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 4, आपने एलसीएम ले लिया, ये आ गया 3 माइनस में 2, यानी कि आ गया आपका 1/4, ठीक है। तो हम ये ना करके सीधे कर देते कि ठीक है भाई थीटा की वैल्यू जो है वो 30 आ जाएगी, यानी साइन थीटा यहाँ पर कितना आ गया, हाफ आ गया। दैट इज ऑल। आई थिंक आपको समझ में आया। तो अब आप जब आगे ट्रिगो के सवाल लगा रहे होंगे तो आपको देखना है कि कहीं पर ऐसा सवाल मिल रहा है साइन थीटा, बहुत सारे आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, वहां पर हमारा टाइम सेव हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ अपना सेशन एंड होता है। अगर मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी प्लस पर लाइव। अगर आप में से कोई भी तैयारी को शुरू कर रहा है तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन उनको लेना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए, अगर तैयारी फ्रेश स्टार्ट करो और आपके पास आगे 7-8 महीने का समय है। उसका रीजन ये है, लेकिन अगर आप कहीं से पढ़ चुके हो तो प्रैक्टिस ही करते रहना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ही सिलेक्शन दिलवाएगा। 10 बैच लेने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका दोस्त भाई बहन और कोई भी लेता है सब्सक्रिप्शन तो उसे बता सकते हैं कि यार अनअकैडमी प्लेटफॉर्म इसलिए बेटर है क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीपल एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। अगर आपको मान लो रानी मैडम से इंग्लिश में कोई एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप अमन सर से क्लियर करके वापस यहाँ पर आ सकते हैं। आप मल्टीपल एजुकेटर्स में से कुछ को चुन लेंगे, कोई चीज़ किसी से समझ में नहीं आई तो वो चीज़ दूसरे से क्लैरिफाई कर सकते हैं। कई बार होता है ना, कोई चीज़ किसी समझ में नहीं आई, यहाँ पर काफ़ी सारे एजुकेटर्स आप देख पा रहे हैं। मैथ्स में पवन सर हैं, मैं हूँ, अभिनय सर हैं, ठीक है, और रीजनिंग में दीपक सर, सुमित सर, ये सब एजुकेटर्स हैं। इसके अलावा बाकी भी एजुकेटर्स हैं, आप जिनसे पढ़ना चाहें उनसे पढ़ सकते हैं। बस आपको अनअकैडमी प्लस पर जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको ये फीस शो हो रही होगी। अभी जुलाई एंड में, जुलाई मिड में कभी भी प्राइस हाइक हो सकता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो पहले ले सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी एजुकेटर का कोड यूज़ कर लेंगे तो आपकी जो फाइनल फीस होगी वो ये हो जाएगी फॉर रेस्पेक्टिव मंथ्स। मेरा जो यार रेफरल कोड है दैट इज दिस, ठीक है। अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो अपनी प्रोफाइल आगे बढ़ेगी, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी अपने फेवरेट एजुकेटर का कोड यूज़ कर सकते हैं। मेन बात यार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए।